बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 3rd चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, जिसमें हमने पिछली क्लास में विद्युत ऋणता के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, विद्युत ऋणता के उपयोग। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि सर विद्युत ऋणता क्या होती है, ठीक है, वो यहाँ पे किस तरह से आवर्त में किस तरह से वर्ग में चेंज होती है, ठीक है जी, और यहाँ पे हम उसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे विद्युत ऋणता के उपयोग की, कि कहाँ कहाँ पे विद्युत ऋणता के उपयोग होते हैं, और इसी के क्रम में हम क्या करेंगे, चैप्टर को आज यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत ऋणता की, तो विद्युत ऋणता का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप एक नज़र मान लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले तो बंध की प्रकृति ज्ञात करने के लिए काम आएगा, ठीक है, कि बंध की प्रकृति कौन सी है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे बंध के सामर्थ्य की हम बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको वैसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुण याद करने के लिए कि तत्व धातु है या फिर ये अधातु गुण रखेगा। अच्छा जी, तत्वों के हाइड्रोक्साइड का अम्लीय व क्षारीय गुण याद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे अपने सिलेबस में हो, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने सिलेबस में हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। चलो जी, अगले हम बात करते हैं यौगिक के नामकरण में भी इसका यूज़ किया जाता है। तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति याद करने भी करेंगे हम यहाँ पे, यानी कि दो बातें आ गई यहाँ पे, क्या, एक तो ऑक्साइड और एक यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, और हैलाइड्स के जल अपघटन की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पे विद्युत ऋणता यूज़ की जाती है। तो मेरे साथ में सभी याद करेंगे। पहला क्या था, बंध की प्रकृति याद करना। दूसरा क्या था, बंध का सामर्थ्य याद करना। तीसरा क्या था सर, हाइड्रोक्साइड की अम्लीय या फिर क्षारीय, या फिर हो सकता है हाइड्रोक्साइड ना हो फिर या फिर ऑक्साइड हो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति याद करना। चलो जी, तत्वों के धातु और अधातु गुण याद करना यौगिकों के नामकरण में, और यहाँ पे तत्वों के हैलाइड्स के जल अपघटन में इसका यूज होता है। सबसे पहले हम चीज देखने वाले हैं यहाँ पे बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति देखिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बंध की प्रकृति की, तो ये किस पे निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी कि जो विद्युत ऋणता का जो अंतर है वो क्या है, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पे परमाणु की विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर कर रही है। यदि विद्युत ऋणता के अंतर की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ये वही बराबर आ जाता है किसके, जीरो के, यदि ये बराबर आ जाता है कि यहाँ पे शून्य के, तो यहाँ पे एक बंध का निर्माण होगा जिसे बोला जाएगा शुद्ध सहसंयोजक बंध इसको बोला जाएगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण होगा। यानी कि जब हम यहाँ पे दोनों ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम ले रहे हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं कि सर यदि यहाँ पे डेल ई एन जो है, ठीक है, यदि विद्युत ये डेल ई एन तो जब है जब यहाँ पे जीरो आ गया, यदि यहाँ पे देखा जाए कि विद्युत ऋणताओं का मान यदि असमान प्राप्त हो तो वहाँ पे क्या होगा, यदि विद्युत ऋणताओं का मान यदि यहाँ पे असमान हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया आयनिक गुण आ जाएंगे, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि डेल ई एन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर होंगे, यानी कि डेल एन ज़्यादा है तो इसके जो आयनिक लक्षण होंगे वो भी क्या होंगे, यहाँ पे ज़्यादा होंगे, यानी कि यदि ये अंतर बढ़ रहा है तो आयनिक गुण भी यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उससे हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, आयनिक गुण यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है हेनी-स्माइथ फॉर्मूला, ठीक है। सिलेबस में है नहीं बट फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान रख लो, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुण ज्ञात करने में। तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुण ज्ञात करने में तो एक छोटा सा ट्रेंड हमें ध्यान रखना है कि सर यदि धात्विक गुण की हम बात करते हैं तो वो क्या होंगे, यदि धात्विक गुण की हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो धात्विक गुण क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कम है तो धात्विक गुण क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यही बात बोली गई है, जिस तत्व की विद्युत ऋणता का मान कम होगा वह क्या होगा, धातु होगा, जिस तत्व की विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा वो क्या होगा, अधातु होगा। यानी कि विद्युत ऋणता का मान यदि ज़्यादा है तो उसमें धात्विक गुण कम रहेंगे, यानी कि अधातु के गुण वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले भी हमने देखे हुए हैं ये सब उपयोग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। चलो जी, अब यदि हम बात करें यहाँ पे
ट्रेंड हमने क्या पढ़ा था कि सर आवर्त में जब बाएं से दाएं यदि हम जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान क्या होता है भाई, बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो रहा है, बढ़ना चाहिए। तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान यदि बढ़ रहा है तो जो धात्विक गुण है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। धात्विक जो गुण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी के विपरीत यदि देखा जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान क्या होता है, यहाँ पे घट जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घट जाती है। और जो धात्विक गुण होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान है यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और इसी जगह पे क्या होगा, अधात्विक गुण, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा ना, अधात्विक गुण यहाँ पे घटने लग जाएगा, अधात्विक गुण यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा। आपको बस छोटी सी बात याद रखनी है कि सर विद्युत ऋणता और धात्विक गुण जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे तत्वों के ऑक्साइड के क्षारीय और अम्लीय प्रकृति हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति तो क्या होती है, यहाँ पे बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन वो तत्व की विद्युत ऋणता का अंतर यहाँ पे घटता जाता है। यानी कि विद्युत ऋणता का अंतर ऑक्सीजन और यहाँ पे तत्व की विद्युत ऋणता का अंतर यदि घट रहा है, ठीक है, तो इसी के विपरीत यहाँ पे क्या होगा कि जो अम्लीय प्रकृति रहेगी वो क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। यदि ये वाला अंतर 2.3 से अधिक होगा तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा कि जो ऑक्साइड है वो क्या है, क्षारीय है। यानी कि यदि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, ऑक्सीजन और तत्वों की विद्युत ऋणता का जो अंतर है, ठीक है, उसकी यदि हम बात कर रहे थे, तो यदि वो 2.3 से अधिक है तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्साइड रहेगा वो क्या होगा, यदि वो वहाँ पे क्षारीय होगा। और यदि 2.3 से कम आ गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, 2.3 है, ठीक है, 2.3 से कम है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, 2.3 से कम है तो यहाँ पे ये अम्लीय हो जाएगा। और 2.3 से यदि ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षारीय हो जाएगा। ये छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। बड़े आगे, यानी कि ऑक्साइडों की भी हमने बात कर ली, क्षारीय प्रकृति अम्लीय प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यदि जो तत्व है उसकी यदि हम ऑक्सीजन से विद्युत ऋणता का अंतर देखते हैं, यदि वो 2.3 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि वही अंतर यहाँ पे 2.3 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखें तो ठीक है, वरना याद नहीं रखें तो इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रबल क्षारीय प्रबल अम्लीय, यहाँ पे ये क्रम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस क्रम को वैसे ध्यान भी नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम देखते जा रहे हैं तो देखो 2.5 है, 2.3 है, 2.1 है, 1.8 है, 1.5 है, 1.1 है, 0.7 है। एक पूरा का पूरा यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, किसमें, घटता हुआ क्रम, किसका, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे घटता हुआ क्रम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर का यहाँ पे घटता हुआ क्रम दिया हुआ है, ठीक है। बड़े आगे, चलो जी। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे यौगिकों के नामकरण में हम इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है। नोमेनक्लेचर किसका, कंपाउंड का, यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे आप देखते हो ना, ऑक्साइड बोल दिया, कभी क्या बोल दिया, ठीक है, उस बारे में हम बात करेंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है, जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है उसे पहले वो अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्वों को बाद में लिखते हैं। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि ऐसे मान कर जो छोटा भाई है वो तो क्या आएगा भैया, पहले आएगा, और जो बड़ा भाई है वो क्या आएगा, यहाँ पे बाद में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MgCl2, आपको पता है कि सर Cl जो रहता है, क्लोरीन जो होता है, उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो उसको हमेशा बाद में लिखा जाएगा। और Mg जो रहेगा वो क्या है, वो क्या है भैया, स्टार्टिंग के 2 वर्गों में आ जाता है, तो ठीक है, यानी कि इसकी क्या है, यहाँ पे निम्न विद्युत ऋणता है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, Cl2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, Cl2O में यदि हम देखें यहाँ पे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। Cl2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से अधिक है, इसलिए इसे Cl2O लिखेंगे और इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे
तो Cl2O में यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है यहाँ पे, क्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि Cl2O यदि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, Cl2O यदि मैं लिख रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है कि बाद में तो अधिक वाला और स्टार्टिंग में यहाँ पे कम वाला, इनके निम्न विद्युत ऋणता का रखा जाता है। ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में बात की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर इसका तो ज़्यादा होता है इसका कम होता है, नहीं, यहाँ पे दोनों का देखेंगे, दोनों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, दोनों के संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार IF7, IF5, IF3, OF2 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। तो देख लीजिएगा, अब यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे पूरे के जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे हुए हैं बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि इस प्रकार से आवर्त में जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन लब्धि, अच्छा जिधर ये एरो लग रहा है ना, जिधर ये एरो लग रहा है उसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, एरो इधर लग रहा है, ये बढ़ रही है, आयरन एंथैल्पी बढ़ रही है, अधात्विक गुण यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा परमाणु त्रिज्या की हम बात करें तो इधर से एरो कहाँ से कहाँ पे लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर एरो यहाँ से यहाँ पे लग रहा है, यानी कि आवर्त में इधर से इधर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पे घटती है। अच्छा विद्युत ऋणता की हम बात करते हैं तो विद्युत ऋणता यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ रही है। अच्छा यदि विद्युत ऋणता ऐसे बढ़ रही है तो इसका सर धात्विक गुण क्या होगा, सर धात्विक गुण इसका उल्टा हो जाएगा, वो इधर से इधर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से यदि हम नीचे जाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है, तो एरो यहीं पे नीचे लगा होना चाहिए, और विद्युत ऋणता इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा जी, और यही चीज़ हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और यहाँ पे आयरन एंथैल्पी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारणी आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहे। ठीक है, इसको आप बिल्कुल डेली में दिन में 2 या 3 बार देख लो। ठीक है, वैसे याद हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर का यहाँ पे ये सार है। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, यहाँ पे जो विद्युत ऋणता थी उसके उपयोग, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से आराम से पूरा कर दिया। ठीक है, तो यानी कि विद्युत ऋणता हम पढ़ चुके हैं और इसके पहले जितने भी गुणधर्म हैं उनको भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा क्या, रासायनिक आबंध और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो यहाँ पे भाग है, यानी कि जो इसका उपयोग है वो कहाँ पे होगा, रासायनिक आबंध में भी इसका उपयोग हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जब रासायनिक आबंध की पहली क्लास होगी उसमें ही मैं वहाँ पे विद्युत ऋणता का जिक्र करूँगा। ठीक है, वहीं से क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, जो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी ना अभी, देखो एक चीज़ ये वाली चीज़ से मैं स्टार्ट वहाँ पे करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा और उसके लिए आपको पता होनी चाहिए आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, और आयनिक कैरेक्टर किसके ज़्यादा होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज़्यादा है उसी के आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? तो इसी प्रकार से यहाँ पे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब पढ़ेंगे अगली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग। धन्यवाद।